हेलो दोस्तों, गोगा जी क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पहले मैंने टॉपिकों में आपको डिजीज यानी रोग पढ़ाए थे। इस बार मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में से क्वेश्चन खूब आते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये टॉपिक है जिसमें से आपको हर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम तंत्रिका तंत्र, बहुत बड़ा सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन यानी दूसरा नाम है इसका तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन ये कहो या तंत्रिका कोशिका कहो, बात एक ही है। यानी बहुत सारे न्यूरॉन जब मिल जाते हैं तब तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि इस न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन नहीं होता क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार जो अंग है सेंट्रोसोम, उसका अभाव होता है। सेंट्रोसोम जिसे तारक काय भी कहते हैं, तारक काय का इसमें अभाव होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन नहीं होता क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम या तारक काय का अभाव होता है। तंत्रिका न्यूरॉन की हम बात करें तो न्यूरॉन को हम दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। न्यूरॉन की बात करें तो एक तो आता है इसमें क्या, आपका साइटोन। साइटोन को सेल बॉडी भी कहते हैं, साइटोन सेल बॉडी या सोमा भी कहते हैं। न्यूरॉन को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है आपका साइटोन या सेल बॉडी या सोमा, जिसे हिंदी में कोशिका काय भी कहते हैं, कोशिका काय। दूसरा है आपका नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, तंत्रिका रेशे, तंत्रिका रेशे, नर्व फाइबर्स, तंत्रिका रेशे। तंत्रिका रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एक्सॉन, जिसे हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहते हैं, और दूसरा होता है डेंड्रॉन, डेंड्रॉन जिसे हिंदी में दुर्माश्म कहते हैं, दुर्माश्म। न्यूरॉन को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो है आपका साइटोन, जिसे सेल बॉडी, सोमा या कोशिका काय भी कहते हैं। दूसरा है आपका नर्व फाइबर्स, तंत्रिका रेशे। तंत्रिका रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका एक्सॉन और दूसरा होता है डेंड्रॉन। बात करें हम नर्व फाइबर्स यानी तंत्रिका रेशे की, तो तंत्रिका रेशे दो प्रकार के हमने आपको बताए। पहला है आपका एक्सॉन और दूसरा है आपका डेंड्रॉन। कभी कभी दोनों में अंतर पूछ लेता है कि एक्सॉन क्या होता है, डेंड्रॉन क्या होता है। एक्सॉन और डेंड्रॉन यानी तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन। दूसरा है आपका डेंड्रॉन यानी दुर्माश्म, ये एक्सॉन। एक्सॉन की बात करें तो न्यूरॉन में हमेशा इनकी संख्या एक होती है, एक्सॉन की संख्या हमेशा एक होती है। डेंड्रॉन की बात करें तो इनकी संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकती है या इनका अभाव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि डेंड्रॉन पाए जाए। अभाव कहा है मैंने डेफिशिएंसी, ना कि एब्सेंट। एक्सॉन की संख्या हमेशा किसी भी न्यूरॉन में एक्सॉन की संख्या एक होती है, हमेशा एक होगी, और डेंड्रॉन की संख्या एक या अधिक या अभाव भी होता है। ये एक्सॉन सूचनाओं को साइटोन से दूर ले जाते हैं, ये सूचनाओं को साइटोन से दूर ले जाते हैं, और डेंड्रॉन है ये सूचनाओं को साइटोन की पास लाते हैं। यानी ये सूचनाओं को साइटोन के पास लाएंगे और ये सूचनाओं को साइटोन से दूर ले जाएंगे।
डेंड्रोन साइटोन, डेंड्रोन होते हैं वो सूचनाओं को साइटोन के पास लाते हैं और एक्सॉन होते हैं वो सूचनाओं को साइटोन से दूर ले जाते हैं। एक्सॉन की बात करें, एक्सॉन पर माइलिन अक्षर एक प्रकार की स्फिंगोलिपिड प्रोटीन है, आगे पढ़ाऊंगा। माइलिन अक्षर पाया जा सकता है या इसका आवरण हो सकता है। डेंड्रोन पे माइलिन अक्षर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या इसका अभाव भी होता है। माइलिन अक्षर का इस पर अभाव भी होता है। माइलिन अक्षर एक्सॉन पर पाया जाता है, डेंड्रोन पर माइलिन अक्षर का अभाव होता है और पाया भी जा सकता है। एक्सॉन, ये एक्सॉन की संख्या 1, डेंड्रोन की संख्या 1 से अधिक। बात करूं, एक्सॉन हमेशा अशाखित होता है, यानी शाखित शाखाओं के रूप में नहीं पाया जाता है। डेंड्रोन है, ये डेंड्रोन आपकी शाखाओं के रूप में पाया जाता है, शाखाओं के रूप में ये होता है हमेशा डेंड्रोन, जबकि एक्सॉन होता है वो आपका अशाखित होता है। एक्सॉन अशाखित होता है, डेंड्रोन शाखाओं के रूप में यानी शाखित होता है, ये शाखाओं के रूप में पाया जाता है। द्वारा से एक्सॉन और डेंड्रोन में अंतर, एक्सॉन की संख्या हमेशा 1 होती है, जबकि डेंड्रोन की संख्या 1 या अधिक या इसका अभाव भी हो सकता है। एक्सॉन है वो सूचनाओं को साइटोन की तरफ लाते हैं, जबकि साइटोन से दूर ले जाते हैं, जबकि डेंड्रोन सूचनाओं को साइटोन के पास लाते हैं। एक्सॉन पर माइलिन अक्षर पाया जा सकता है, जबकि डेंड्रोन पर माइलिन अक्षर का अभाव होता है। एक्सॉन अशाखित होते हैं और ये शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात ये शाखित होते हैं। बात करी जाए अब इसके न्यूरॉन के डायग्राम की बात करूं मैं थोड़ा सा, तो न्यूरॉन के 2 भाग बताए मैंने। एक तो आपका ये वाला जो भाग होता है, ये आपका भाग है साइटोन। इस साइटोन में एक केंद्रक होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। इस साइटोन से आपके संरचना नुमा ये शाखाओं के रूप में ये जो संरचना निकली रहती है, इसे हम डेंड्रोन कहते हैं, इसे डेंड्रोन कहा जाता है। अब इसके जो ये वाला जो भाग है, ये आपका बनाता है एक्सॉन। एक्सॉन की संख्या किसी भी न्यूरॉन में हमेशा 1 ही होती है। ये है आपका एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर ये न्यूरोलेमा होती है, न्यूरोलेमा की परत चढ़ी होती है इस तरीके से। बात करूं, ये वाला जो पूरा भाग है ये साइटोन कहलाता है आपका, साइटोन यानी सेल बॉडी या सोमा। ये वाला जो पूरा भाग है ये आपका एक्सॉन कहलाता है, तंत्रिकाक्ष, ये साइटोन कहलाता है। इस साइटोन में केंद्रक में जो द्रव भरा रहता है साइटोन में, इसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म, यानी इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। इस केंद्रक के चारों तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूरोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों तरफ विशेष प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं नीजल की कणिकाएं। नीजल की कणिकाएं, ये जो नीजल की कणिकाएं, ऐसा माना जाता है कि ये आरएनपी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बनी होती है। आरएनपी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बनी होती है, या कई जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि ये राइबोसोम के रिक्तिकाएं होती हैं, समूह होती हैं। ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है, प्रोटीन के संश्लेषण में ये सहायक होते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नीजल की कणिकाओं का संबंध किससे होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए न्यूरॉन। न्यूरॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसकी है, तंत्रिका तंत्र की। तो वो ये भी पूछ सकता है कि नीजल की कणिकाओं का संबंध किससे होता है, तो भी आपका आंसर आना चाहिए तंत्रिका तंत्र। ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन
में जो न्यूरोलेमा की ये परत होती है, न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा की जो परत होती है, इसमें एकांतर क्रम में यानी विशेष प्रकार की श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्वान कोशिकाएं एकांतर यानी एक न्यूरोलेमा में केवल और केवल एक ही श्वान कोशिका होगी, यानी ये आपकी श्वान कोशिकाएं हैं जो कि टाइलनुमा होती है। श्वान कोशिका टाइलनुमा होती है, यानी ये है आपका माइलिनाक्षर, माइलिनाक्षर यानी माइलिन शीट बोलते हैं इसे, जो कि स्फिंगोलिपिड प्रोटीन से बना होता है। स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड प्रोटीन से बना होता है। माइलिनाक्षर का अगर मैं कार्य की बात करूं तो माइलिनाक्षर है वो तंत्रिका आवेग को तेज गति से ले जाने में सहायक होता है। माइलिनाक्षर के अगर कार्य की बात करूं तो जो तंत्रिका आवेग है उस तंत्रिका आवेग को तेज गति से ले जाने में सहायक होता है। तंत्रिका आवेग है वो एक नोड से, यानी जो वाली गर्तनुमा जो संरचना होती है इसे कहते हैं नोड, नोड यानी गांठ। एक नोड से या रेनवियर के नोड, यानी ये है आपके रेनवियर के नोड, रेनवियर के नोड, और ये जो पूरा वाला भाग है इसे कहते हैं एक रेनवियर के नोड से दूसरे रेनवियर के नोड की जो बीच की श्रृंखला होती है उसे नोड कहा जाता है। तो तंत्रिका आवेग है वो एक नोड से दूसरे नोड पर कूदता हुआ चलता है। तंत्रिका आवेग है एक नोड से दूसरे नोड पर कूदता हुआ चलता है। जो तंत्रिका आवेग है जो कूदता हुआ चलता है, इस कंडीशन को हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। साल्टेटरी कंडक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। तंत्रिका आवेग एक नोड से दूसरे नोड पे जो कूदता हुआ चलता है इसे साल्टेटरी कंडक्शन के नाम से जाना जाता है। लास्ट में जो एक्सॉन है, लास्ट वाला जो भाग है, ये मिलकर के एक घुंडीनुमा संरचना बनाता है जिसे सिनेप्टिक लोब या सिनेप्टिक घुंडी कहा जाता है। सिनेप्टिक लोब या सिनेप्टिक घुंडी कहा जाता है। ये जो सिनेप्टिक लोब है, दूसरा जो आपका न्यूरॉन होगा उस न्यूरॉन के जो आपका डेंड्रॉन है उस डेंड्रॉन से डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, यानी ये वाला जो डेंड्रॉन है डायरेक्ट इस सिनेप्टिक लोब से जुड़ा हुआ रहता है। ये मैंने आपको न्यूरॉन का डायग्राम बना करके चित्र समझाया। अब मैं बात करता हूं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ही चल रहा है। इस तंत्रिका तंत्र को हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी एक तो होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी एनएस यानी नर्वस सिस्टम को हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो पहला वाला भाग है उसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिस पर पूरा शरीर डिपेंड है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक तो होता है आपका मस्तिष्क और एक होता है आपका मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। दूसरे नंबर पर तंत्रिका तंत्र होता है, उसे कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, कपालीय तंत्रिकाएं, और दूसरा होता है आपका मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स। सीएनएस यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं।
तीसरा जो तंत्रिका का भाग होता है उसे कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एएनएस। ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब बात करेंगे यहां से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा हमने, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो हम सबसे पहले यहां महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है मस्तिष्क यानी ब्रेन। मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल संरचना है। मस्तिष्क यानी ब्रेन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। मस्तिष्क यानी ब्रेन, मस्तिष्क यानी ब्रेन। मैं आपको मस्तिष्क के कोमल भाग है, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण भाग है स्तनधारी प्राणियों में। ये जो ब्रेन है मैं समझाना चाहूं, मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के चारों तरफ तीन सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं। सुरक्षात्मक आवरण क्योंकि मस्तिष्क एक कोमल संरचना है। ये तीन सुरक्षात्मक आवरण आपके मेरुरज्जु के चारों तरफ भी पाए जाते हैं और मस्तिष्क के चारों तरफ भी पाए जाते हैं। मस्तिष्क है ये आपका कपाल में सुरक्षित रहता है। कपाल यानी ये वाला भाग जो क्रेनियम है, इस कपाल में पीछे की साइड में यहां पर ये मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ये आपकी जो मस्तिष्क से पहली जो झिल्ली है जिससे ये रक्षित है, इससे सटे हुए भाग को हम कहते हैं मृदु तानिका। मृदु तानिका यानी पायामेटर, पायामेटर। मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जो सटी हुई पहली झिल्ली है उसे हम मृदु तानिका के नाम से जानते हैं, पायामेटर। दूसरा वाला जो भाग है, दूसरी जो झिल्ली है मस्तिष्क को मेरुरज्जु के चारों तरफ पाई जाती है, जिसे हम जाल तानिका एरेकेनोइड कहते हैं। जाल तानिका एरेकेनोइड, ARACHANOID, एरेकेनोइड, जाल तानिका। इस जाल तानिका नाम से पता लग रहा है जाल है। इसमें रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें रक्त बहता है, जिसके माध्यम से मस्तिष्क को ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई होती है। तीसरा वाला जो झिल्ली है मस्तिष्क के चारों तरफ, जो तीसरी झिल्ली है, उस जो तीसरी झिल्ली का जो नाम है उसका नाम है ड्यूरामेटर यानी दृढ़ तानिका। दृढ़ तानिका, ड्यूरामेटर। नाम से ही पता लग रहा है सबसे बाहरी झिल्ली है जो कि आपकी कठोर होती है और मस्तिष्क की बाहरी आघातों यानी चोटों से सुरक्षा करती है। यह मृदु तानिका पहले नंबर की झिल्ली है जो कि मस्तिष्क को मेरुरज्जु से सटी हुई रहती है। जाल तानिका दूसरे नंबर की जो झिल्ली है और दृढ़ तानिका सबसे बाहरी झिल्ली है जो तीसरे नंबर की झिल्ली है। इन तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से हम मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस, मेनिंजिस कहते हैं। अगर इन झिल्लियों में सूजन आ जाए तो एक रोग हो जाता है जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। अब बात आती है कि जो मृदु तानिका और जाल तानिका के बीच में, ये मृदु तानिका और जाल तानिका के बीच में एक स्पेस पाया जाता है यानी रिक्त स्थान पाया जाता है। मृदु तानिका और जाल तानिका के बीच में एक जो स्पेस होता है उसे सब एरेकेनोइड यानी सब एरेकेनोइड गुहा कहा जाता है। सब एरेकेनोइड गुहा यानी कैविटी। सब हिंदी में इसी तरीके से लिखेंगे, सब एरेकेनोइड गुहा, सब एरेकेनोइड गुहा कहा जाता है। यानी मृदु तानिका और जाल तानिका के बीच में ये वाला जो स्पेस पाया जाता है रिक्त स्थान है जिसमें आपका एक द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा रहता है इसके अंदर। यह
प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कोरोइड प्लेक्सेज के द्वारा बनाया जाता है। कोरोइड प्लेक्स के द्वारा बनाया जाता है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सीएसएफ का जो मस्तिष्क में निर्माण होता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, इसका निर्माण मस्तिष्क में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है कोरोइड प्लेक्सेज, यानी कोरोइड प्लेक्स के द्वारा प्रमस्तिष्क मेरु द्रव का निर्माण होता है। यह मेरु द्रव है, सब एरेकोनॉइड गुहा में इसमें भरा हुआ रहता है जो कि मस्तिष्क की झटकों से सुरक्षा करता है। इसके अलावा मस्तिष्क को संक्रमित वायरस, बैक्टीरिया सभी से इसकी सुरक्षा करता है। इसके बाद जो जाल तानिका है यानी एरेकेनॉइड और दृढ़ तानिका, इसके मध्य में भी एक स्पेस पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है। इस खाली स्थान को सबड्यूरल गुहा कहा जाता है। सबड्यूरल गुहा कहा जाता है, ध्यान से समझना है। यानी मृदु तानिका और जाल तानिका के बीच में सब एरेकेनॉइड गुहा और जाल तानिका और दृढ़ तानिका के बीच में सबड्यूरल गुहा पाई जाती है। इसमें भी आपका सीएसएफ भरा रहता है और यह सीएसएफ भी मस्तिष्क की झटकों से सुरक्षा और संक्रमण से सुरक्षा करता है। लास्ट में इसके सबसे जो बाहरी भाग है उसे क्रेनियम यानी कपाल कहा जाता है, जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कपाल से पहले यानी जो एक स्थान है, रिक्त स्थान है, यानी जो दृढ़ तानिका और कपाल के बीच में एक रिक्त स्थान है, इसे सबड्यूरल एपीड्यूरल गुहा कहा जाता है। एपीड्यूरल गुहा कहा जाता है, ध्यान से। यानी जो आपका कपाल है बाहर, जिसमें मस्तिष्क आपका सुरक्षित है, कपाल और जो दृढ़ तानिका है, इसके बीच में जो गुहा पाई जाती है उसे एपीड्यूरल गुहा कहा जाता है। एपीड्यूरल गुहा कहा जाता है। ये आपको मैंने मस्तिष्क की एक स्ट्रक्चर बताई कि कहां पर सुरक्षित है। 3 झिल्लियों के द्वारा ढका हुआ है, मृदु तानिका, जाल तानिका और दृढ़ तानिका। इसके बाद हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं मस्तिष्क को। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, एक तो होता है इसका अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है आपका मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क इसे इंग्लिश में फॉरी ब्रेन कहा जाता है, फॉरी ब्रेन, और मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहा जाता है और पश्च मस्तिष्क को इंग्लिश में हैंड ब्रेन कहा जाता है। हैंड ब्रेन यानी पीछे वाला। इस अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क को 2 भाग होते हैं इसके। एक तो होता है आपका प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, इंग्लिश भी ध्यान रखनी पड़ेगी, कई बार पूछा जाता है। सेरेब्रम कहते हैं इसे, सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। और दूसरा होता है डायएनसेफेलॉन, डायएनसेफेलॉन या सेफेलॉन। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, दूसरा है आपका डायएनसेफेलॉन। मध्य मस्तिष्क को हम किसी भी भागों में डिवाइड नहीं करते हैं। पश्च मस्तिष्क को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड, पहला वाला भाग है उसे हम पोन्स बैरोलाई कहते हैं, पोन्स बैरोलाई, पोन्स बैरोलाई कहा जाता है। दूसरा वाला जो भाग है उसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है, अनुमस्तिष्क। यहां इसे सेरेब्रम कहते हैं और यहां इसे सेरेबेलम कहा जाता है, सेरेबेलम। और तीसरा वाला भाग है उसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है आपका अग्र मस्तिष्क यानी फॉरी ब्रेन, इसको 2 भागों में डिवाइड करके प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, दूसरा है डायएनसेफेलॉन। मध्य मस्तिष्क को किसी भाग में डिवाइड नहीं किया जाता। और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क जिसके 3 भाग होते हैं। पहला है आपका पोन्स बैरोलाई,
दूसरा है आपका अनुमस्तिष्क और तीसरा है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हम बात करेंगे, एक एक भाग का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क की जब हम बात करें यानी सेरेब्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहां से प्रमस्तिष्क से। प्रमस्तिष्क की बात करें, पहला क्वेश्चन पहली ही लाइन से, इसे बुद्धि का केंद्र माना जाता है। बुद्धि का केंद्र, जिस व्यक्ति का या जितना बड़ा प्रमस्तिष्क होता है उसमें बुद्धि उतनी ही ज्यादा पाई जाती है। बुद्धि का केंद्र, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का केंद्र निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? प्रमस्तिष्क या डायएन्सेफेलॉन या अनुमस्तिष्क या मेडुला ऑब्लांगेटा, चार ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। सीधा सीधा आपका आंसर आएगा प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम को हम बुद्धि का केंद्र कहते हैं। दूसरा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का कौन? प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, जो कि कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। लगभग 66% भाग है जो कवर किया जाता है वो प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। बुद्धि का केंद्र है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और सबसे विकसित भाग भी यही माना जाता है। विकसित भाग भी यही माना जाता है। ये जो प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क में दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध पाए जाते हैं, यानी दो गोले के समान संरचनाएं, आधे गोले के समान जो संरचनाएं इन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। हेमिस्फीयर, इन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध आपस में जुड़े हुए रहते हैं। गोलार्ध जिस संरचना के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं उसे कार्पस कैलोसम कहा जाता है। कार्पस कैलोसम यानी प्रमस्तिष्क गोलार्ध में प्रमस्तिष्क गोलार्ध है आपस में जिस संरचना के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं उसे कार्पस कैलोसम कहा जाता है। और कार्पस कैलोसम का पाया जाना केवल और केवल स्तनधारी प्राणियों का पाया जाना, यानी स्तनधारी प्राणियों का विशिष्ट लक्षण है। ये कार्पस कैलोसम संरचना केवल और केवल स्तनधारी प्राणियों में ही पाई जाती है। मैं प्रमस्तिष्क की बात करूं आगे, तो ये जो प्रमस्तिष्क होता है, इस प्रमस्तिष्क में के दो भाग होते हैं। पहला वाला भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, यानी जो कि बाहरी भाग होता है, और दूसरा होता है मेडुला, जो कि आंतरिक भाग होता है। कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स बाहरी भाग है, मेडुला आंतरिक भाग है। ये कॉर्टेक्स है, इसमें धूसर द्रव्य भरा रहता है, धूसर द्रव्य भरा रहता है। और मेडुला भाग है, इसमें व्हाइट मैटर यानी श्वेत द्रव्य भरा हुआ रहता है। व्हाइट मैटर श्वेत द्रव्य भरा हुआ रहता है। बात करूं कि इसके जो कॉर्टेक्स भाग में, इसमें ऐसे ओभार और गड्ढेनुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं। स्तनधारी प्राणियों का जो प्रमस्तिष्क होता है उसमें ओभार एवं गड्ढेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। ओभार, तो ओभार को तो हम कहते हैं गायराई, जो ओभारनुमा संरचनाएं उन्हें गायराई कहा जाता है, गायराई। और जो गड्ढेनुमा संरचना है उन्हें सल्सी कहा जाता है, सल्सी या सल्साई, कई किताबें SULCI सल्सी कहा जाता है। तो कॉर्टेक्स भाग में दूसरा द्रव्य होता है और इसमें ओभार एवं गड्ढेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। जो ओभार होता है उसे गायराई कहते हैं और जो गड्ढे होते हैं उन्हें सल्सी कहा जाता है। बात करूं मैं प्रमस्तिष्क की आगे, तो इस प्रमस्तिष्क में 5 प्रकार की पालियां पाई जाती हैं, यानी 5 प्रकार की पालियां होती हैं प्रमस्तिष्क में। 5 पालियों से पहली पाली है उसे फ्रंटल लोब कहते हैं। फ्रंटल लोब यानी आगे वाली पाली। दूसरी है आपकी टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब यानी टेम्पोरल पाली। तीसरी है ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। और चौथी आपकी फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब। चौथी है आपकी पैराइटल लोब और पांचवी है आपकी इंसुला लोब, इंसुला लोब। पांचों पालियां, 5 पालियों से मिलकर के आपका प्रमस्तिष्क बना हुआ है। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब और इंसुला लोब।
ये मनुष्यों में इंसुला लोब दिखाई नहीं देता है। ये तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और अन्य भागों में समन्वय का कार्य करता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। अब बात करूं फ्रंटल लोब की या टोटल ओवरऑल प्रमस्तिष्क की बात करूं मैं, तो ये जो प्रमस्तिष्क है आपकी बुद्धि का तो केंद्र मैंने बता ही दिया, तर्क, विवेचना, संवेदना, हस्तलिखित यानी हैंड राइटिंग, इसका यही कंट्रोल करता है। पांचों की पांचों पालियां मिलकर के बुद्धि, तर्क, विवेचना, संकल्प, भावना, नेत्रों की गतियां या नेत्रों की गतियों, सब जो काम, और इसके अलावा कूटानुवाद, कोई भी भाषा है उसको अपनी भाषा में चेंज कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, वो यही काम प्रमस्तिष्क करता है। यानी बुद्धि, तर्क, विवेचना, संवेदना, ठंड, स्पर्श, सारे के सारे जो काम करता है वो प्रमस्तिष्क करता है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, तो आंसर आता है आपका प्रमस्तिष्क।